Welcome to this session of free online webinar on various competitive examinations by Shaheen Civil Services Academy. Today we will learn about Common Law Admission Test CLAT. For those students who want to pursue law, it is essential that they should know about CLAT examination as it is properly known. इस एग्जाम के बारे में बताने के लिए आज हमारे बीच हैं अब्दुल्लाह अज़्ज़ाम। अब्दुल्लाह अज़्ज़ाम ने अपनी लॉ की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। आफ्टर दैट ही वेंट टू लंदन टू परस्यू मास्टर्स एट डिक्सन पूल स्कूल ऑफ लॉ। एट प्रेजेंट he is working as research scholar and at Oxford University while pursuing his PhD. When Abdullah Azzam was at Aligarh Muslim University, he was also president of AMUSU, Aligarh Muslim University Students Union. Abdullah Azzam एक पॉपुलर स्पीकर हैं और उनके बोलने का तरीका और उनकी बातें बहुत ही इफेक्टिव रहती हैं। आज वो हमें बताएंगे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या फिर क्लैट के बारे में। Hi, so this video is about common law entrance examination and we will be discussing what is CLAT, that is common law admission test, and pattern of the paper and syllabus of the CLAT. क्या क्या हमको तैयारी करनी होगी, those who are aspiring for law उनके लिए कि इसके लिए क्या क्या उनको देखना होगा, कैसे प्रिपेयर करना होगा, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो अननेसेसरी होती है और जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और उससे कोई बहुत रिटर्न नहीं मिलता है या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। तो वो भी जहन में रखना ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से लॉ स्कूल्स और कौन सी लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्लैट के अंदर कवर होती है और जो लॉ एस्पायर कर रहा है उसको थोड़ा आइडिया इसका भी होना चाहिए कि करियर ऑप्शंस क्या है, मतलब लॉ करने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, मतलब सेट ऑफ ऑप्शंस जो है वो उसके नज़र के सामने होना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड, हम कुछ और सोच के जाते हैं और वैसा कुछ वहाँ होता नहीं है। तो लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी विल बी हेल्पफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्लैट? क्लैट इज़ as I said common law admission test, और ये एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है जो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती है और इसके ज़रिए से अराउंड 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलते हैं। बेस्ड ऑन रैंक्स एंड कट ऑफ लिस्ट के पहले रैंक आ जाती है और उसके हिसाब से फिर आप यूनिवर्सिटीज़ को जो है सेलेक्ट करते जाते हैं, काउंसलिंग जो होती है, और फिर जैसी रैंक होती है वैसा स्कूल आपको मिलता है। तो ये 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेसिकली है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस लॉ स्कूल्स भी क्लैट के स्कोर्स पे एडमिशन लेते हैं। तो क्लैट का मार्क्स या क्लैट का स्कोर दोनों तरह से हेल्पफुल होता है। एक तो आपका एडमिशन इन 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में होता है और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रैंक की बेसिस पे दूसरे प्राइवेट नेशनल लॉ स्कूल्स में भी एडमिशन्स के चांसेस हैं। नेक्स्ट इसके क्वालिफिकेशन क्या है, नेसेसरी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये 12th ग्रेड के बाद होता है और इसकी एलिजिबिलिटी में कोई अपर एज लिमिट नहीं है। 12th के मार्क्स को लेकर के इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो है कि 45% मार्क्स होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड, जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पर ग्रेड होना चाहिए। और अगर कैंडिडेट in case candidate belonging to general, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI categories, there are so many categories. So usually for general students it's 45% of marks और 40% marks और equivalent in case of grade, अगर grading system है। जो SC ST कैटेगरी से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए तो it's 45% for general and 40% for SC ST, general and OBC 45%। so ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट इसका पैटर्न क्या है, तो अभी चेंज हुआ है, मतलब दिस ईयर क्लैट जो है बहुत रेडिकली क्लैट का पैटर्न चेंज हो गया है और इस बार पूरा पेपर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, जिसमें आपके एप्टीट्यूड और क्रिटिकल रीजनिंग
को ही टेस्ट किया जाएगा। आई मीन पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत सारे चेंजेस क्लैट के पैटर्न में आए हैं और ये पहला मतलब ऐसा एग्ज़ाम होगा नए पैटर्न के तहत, तो थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी भी नहीं है और एक तरह का क्यूरियोसिटी भी है स्टूडेंट्स में कि कैसा पेपर आने वाला है, जबकि ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होने वाला है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की है। सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है जो 20% ऑफ द पेपर होगा, which would be around 28 to 32 questions out of 150. Current affairs including general knowledge 25% होगा, 35 to 39 questions होंगे out of 150. सिमिलरली लीगल रीजनिंग होगी। ये सब जो सब्जेक्ट एरियाज हैं इसको हम नेक्स्ट उसमें मतलब आगे इसको डिस्कस करेंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग है और फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है जिसमें डेटा एनालिसिस और आपको कैलकुलेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग भी 20% है, लीगल रीजनिंग 25%, करंट अफेयर्स 25%, इंग्लिश लैंग्वेज 20%, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10%। तो ये बेसिक पैटर्न, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो पेपर का होगा, उसका जो वेटेज होगा सब्जेक्ट वाइज। सिलेबस यही जो अभी आपसे डिस्कस हो गया कि सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार जो है वो पूरा पेपर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। एज सच कोई जो हमारे दिमाग में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम्स होते हैं, उसका जो परसेप्शन है उससे बहुत डिफरेंट है और उसकी वजह यह है कि लॉयर्स मस्ट हैव क्रिटिकल रीजनिंग एबिलिटी और उनके अंदर जो है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी उनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको सामने रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए इस बार के पेपर को फ्रेम किया गया है या सिलेबस या पैटर्न को फ्रेम किया गया है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस ही होंगे लेकिन उसका नेचर डिफरेंट होगा और 2 घंटे में करना होगा और जो 5 सब्जेक्ट्स पहले बताया गया है उसके ही अकॉर्डिंग पूरा पेपर का स्ट्रक्चर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि ज़्यादातर बोर्ड्स में जो 10-12 करके आते हैं हम, तो वी नो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आता है। सो सिमिलर टू दैट इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन होंगे विच वुड बी अराउंड 450 वर्ड्स ईच। 450 वर्ड्स का जो है कॉम्प्रिहेंशन होगा और उसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो हम अपने स्कूल्स के या बोर्ड के 12th के एग्जाम्स में जिस तरह के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो रीडिंग सेक्शन में आते हैं वैसे क्वेश्चंस होंगे। अकॉर्डिंग टू मतलब जो वेबसाइट पे खुद क्लैट की दिया गया वो ये कि it would be derived from contemporary or historically significant fiction and non-fiction writing and would be of a standard that a 12th standard student may be able to read in about 5 to 7 minutes। मतलब 5 से 7 मिनट में हम उसको पढ़ सकते हैं और ये उसी स्टैंडर्ड का होगा जैसा कि एक 12th के मतलब यूजुअल 12th का जो स्टूडेंट है उसकी समझ में आ जाए और उसी स्टैंडर्ड का होगा। ये फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है। जो एग्जाम्पल दिया गया है, जो सैम्पल पेपर क्लैट ने अपना दिया है, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से है, तो वो एक नॉन फिक्शन सोर्स है। ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जो जैसा कि कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि आप उसके मेन पॉइंट डिस्कस कीजिए या ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन्स, उसकी इन्फ्रेंसेस बनाएं या पैसेज को समराइज करें, जो कि वो मल्टीपल ही चॉइस क्वेश्चंस होगा, वो समराइज करके उसमें ऑप्शंस होंगे, यू जस्ट हैव टू टिक वन और उसके बाद कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स और व्यू पॉइंट सेट आउट इन द पैसेज और जो वर्ड्स होते हैं उसका उस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग बनता है, वो इस तरह के जो जनरल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशंस के साथ या रीडिंग सेक्शंस में हमारे स्कूल्स में वैसा ही होगा। ये क्लैरिटी नहीं है कि कितने पैसेजेस होंगे और कितने क्वेश्चंस ईच पैसेज में होंगे, तो इट डिपेंड्स, हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 7 पैसेजेस हो। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, पैसेज है, 2 ही घंटे का टाइम है, तो क्विकली पैसेज को समझना और उसके बाद उसको आंसर करना ये एक चैलेंज भी रहेगा और मतलब कंपटीशन का नेचर ऐसा ही होता है कि टाइम को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं पता है, आई मीन ये सिर्फ जो है प्रोबेबिलिटी है कि अनसर्टेन है कि कितने पैसेजेस होंगे, बट होपफुली 5 to 7 कहते हैं कि पैसेजेस होंगे। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जब हम कह रहे हैं या इससे पहले जिसने भी क्लैट का पेपर देखा है या तैयारी की है उसमें बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे कि
हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता था, किसी इवेंट से रिलेटेड हो सकता था, करंट अफेयर जो करंट पॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, उससे रिलेटेड हो सकता था, और उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस होते थे, उसमें से एक को टिक करना होता था। इस बार जैसा कि बताया गया पैटर्न चेंज हो गया, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का सेक्शन भी कॉम्प्रिहेंशन से ही की बुनियाद पे होगा। तो उस पर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, विल बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेज, अदर नॉन फिक्शन राइटिंग। जाहिर सी बात है फिक्शन का कोई रोल नहीं है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हुई है यूएस में, तो उसका एक पीस है उसके बारे में, और उसमें उससे फिर डिराइव करके सवाल किया गया। फॉर एग्जाम्पल उसमें यह भी पूछा गया है कि जैसे मिसाल के ट्रंप के ऊपर एलिगेशन था कि इन्होंने लेटर्स लिखे टू इन्फ्लुएंस द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, एंड नाउ यू हैव टू टेल विच कंट्री। सो फॉर एग्जाम्पल वो यूक्रेन है। तो इस तरह का सवाल उसमें पूछा गया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, उसके साथ साथ यह भी है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगर इंडिया के प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो किस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया जा सकता है, या ये कि कोई प्रेसिडेंट ऐसा है, या क्या पहले कोई प्रेसिडेंट इंडिया में भी किसी के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चली है। तो दोनों चीजें, एक ये कि उस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उस पर्टिकुलर इवेंट, करंट इवेंट के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके साथ साथ इंडिया में उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया के लॉ में कुछ ऐसी चीजें जो उसके लिए रेलिवेंट हो, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो इससे पता चला कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हम जो भी न्यूज़ पेपर, जो भी करंट मालूमात हो, करंट अफेयर्स की हमारे पास या इंफॉर्मेशन हो, वो इन डेप्थ हो, नॉलेज हमारी जो है बहुत फोकस्ड हो, और बहुत फोकस्ड होकर के उसकी तैयारी करें। पहले क्या होता था कि हम किताब से या करंट अफेयर्स के कुछ मंथली मैगजीन्स वगैरह से जो है तैयारी कर लेते थे, बट दिस टाइम दे एक्सपेक्ट कि आप न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ें, न्यूज़पेपर या मंथली वीकली जो न्यूज़ मैगजीन्स है उसको ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि खुद उनके जो वेबसाइट पे जो पैटर्न है उसमें साफ साफ लिखा है कि सोर्सेज वुड बी जर्नलिस्टिक एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो भी जर्नलिस्टिक है। तो इससे पता चला कि पहले जो बच्चे पेपर पढ़ना थोड़ा अवॉइड करते थे, जो स्टूडेंट्स, और न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ना अवॉइड करते थे वीकली मंथली, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि रीडिंग हैबिट होनी चाहिए बल्कि इन डेप्थ उसको जो है पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि स्किप करके हम कुछ जो है वो बस कुछ मैगजीन से या कुछ जनरल नॉलेज की किताब से ही तैयारी कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि इसमें पता नहीं है कि कितने पैसेजेस इसमें भी होंगे, बट वही है कि इसमें भी 5 to 7 पैसेजेस होंगे, 450 वर्ड्स ईच है। तो इसमें हो सकता है कि हमको 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस नहीं आते हो, या हम 50 इवेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो, सिर्फ 7 इवेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो फोकस ज्यादा दिया गया कि आप ज्यादा डेप्थ में पढ़ें चीजों को, ना कि आप ज्यादा वॉल्यूम में पढ़ें या ज्यादा वॉल्यूम में आपके पास नॉलेज हो, बल्कि ज्यादा क्लैरिटी हो, ज्यादा डेप्थ हो, ज्यादा फोकस हो, क्योंकि उन्हीं 7 कॉम्प्रिहेंशन या 5 कॉम्प्रिहेंशन पे ही क्वेश्चंस होंगे। तो पता ये चला कि आपको 5 और 7 ही इवेंट्स ऐसे होंगे जो पता होने चाहिए, लेकिन वो ऐसे पता होने चाहिए कि पूरी तरह से उसमें क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप का कि किसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो यू मस्ट नो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा हो रहा था। और दूसरा ये कि इंडिया में मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज़ है। तो थोड़ा मेहनत करके तैयारी पढ़ने के लिए और ज़्यादा जो है अपनी हैबिट को, रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए इनकरेज किया गया है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ करके जो हम याद कर लेते थे पहले, उसको नहीं करके। ये कुछ भी हो सकता है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। तो कोई भी पुराना इवेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल गुप्ता पीरियड को लेकर के कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंशन, कोई ऐसा पैराग्राफ हो सकता है जिससे में एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें मेन इवेंट्स क्या हुए थे। नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग भी पहले से डिफरेंट है। पहले प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स दिए होते थे और उस पर ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप जो है जो लॉ का प्रिंसिपल है वो और जो फैक्ट है वो आपको उसके फिर बुनियाद पे उसकी बेसिस पे सवाल किया जाता था। इस बार ऐसा नहीं, इस बार फिर 450 वर्ड पैसेजेस का क्वेश्चन है। तो इट्स ऑल लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं, वैसे ही सब कॉम्प्रिहेंशंस, पूरा एग्जाम उसी के बेसिस पे है।
The 450 word passages may relate to facts, situations or scenarios involving legal matters, public policy questions. For example, इसमें भी जो एग्जाम्पल सैम्पल पेपर में है वो द हिंदू का एक आर्टिकल है। जो इससे पहले था करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज, उसमें भी द इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल था। एग्जाम्पल जो सैम्पल पेपर जो खुद कंसोर्टियम ने या जो क्लैट ने निकाला है इस पैटर्न के हिसाब से, तो 2 सैम्पल पेपर्स हैं। तो इसमें भी द हिंदू का एक आर्टिकल है जो डेटा प्रोटेक्शन बिल पे है। तो फिर वही कि आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ें, जर्नलिस्टिक जो भी सोर्सेज हैं। तो वो जो एक नेचर था कि अवॉइड करके हम क्वेश्चंस करके और फिर हम कर लेंगे, वैसा नहीं है। ये भी कहा गया है कि आपसे कोई बहुत एडिशनल लीगल नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, बिकॉज यू आर जस्ट एन एस्पिरेंट 12th पास आउट। तो आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो स्ट्रांग है और सवाल उसी से पूछा जाएगा, उस कॉम्प्रिहेंशन ही से। और उसमें यही देखना है, उसमें कुछ ये भी होगा कि आपको डिसीजन मेकिंग जो आपकी का पोटेंशियल है या वो सलाहियत, वो भी टेस्ट होगी। क्वेश्चन जो है वो होंगे कि इन्फर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स सेट आउट इन द पैसेज, apply such rules and principles to various fact situations, understand how changes to the rules or principles may alter their application to various fact situation। तो फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाएगा, जो सवाल है उसमें बार बार जोर इस पे दिया गया कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऐसा कहता है कि ये प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या जो है इसमें ये प्रिंसिपल्स लागू हुए हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लॉ का एक प्रिंसिपल प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल हो सकता है कि प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, ऑथर ये कहता है, एंड देन आपसे उसकी बुनियाद पे कोई सवाल हो सकता है। तो वो कॉम्प्रिहेंशन से ही आपको डिग करके और निकालना होगा, और आपकी उसमें रीजनिंग की जो पोटेंशियल है, क्रिटिकल रीजनिंग की और डिसीजन मेकिंग की, वो टेस्ट किया जाएगा, ना कि आपके पास कितना लीगल नॉलेज है। तो फोकस फिर वही क्रिटिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग पे है, कॉम्प्रिहेंड करने पे है, कितना आप उसको फोकस कर सकते हैं। तो ये लीगल रीजनिंग का सेक्शन हो गया। इसमें बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जब हम इसमें वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसके सैम्पल पेपर्स देखेंगे या बहुत सारे जो है मॉक टेस्ट जो होंगे, तो उसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी समझ में आएंगी जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड लीगल रीजनिंग और नॉलेज चेक होगी। तो फॉर एग्जांपल लॉ के एक प्रिंसिपल को एक इवेंट में समझा दिया जाए, कि ऐसा है प्रिंसिपल कि आप ये करते हैं तो ये चोरी होती है, और फिर ये बता दिया जाए कि थेफ्ट को लेकर के ये लॉ रहा है, ये प्रेसिडेंट रहा है, ये है, और फिर उससे रिलेटेड आपसे सवाल किया जाए कि अगर ये प्रिंसिपल रहा है तो इसका क्या, इसकी बेस पर ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देयर आर in numbers of situation where our legal reasoning can be tested. Next is logical reasoning. Again, logical reasoning में भी वही है। पहले logical reasoning में वो सब होता था जो के नंबर से रिलेटेड सवाल होते थे, ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल होते थे, जो लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के हमारा एक आइडिया रहा है। बट दिस टाइम लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा। अगेन पैसेजेस होंगे 300 वर्ड्स के, इसमें 450 नहीं 300 वर्ड्स के होंगे, विल बी फॉलोड बाय वन और मोर क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर 2। अब ये है कि पैसेज कहाँ से होंगे, जो एग्जाम्पल है वो फिर पैसेज जो है न्यूज़पेपर से है, और ये इम्पोर्टेंट फिर है कि न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर या जो वो आदत ख़त्म हो गई है, रीडिंग की हैबिट ख़त्म हो गई है, उसको इनकरेज करते हुए ये पूरा जो है पेपर बनाया गया है। और इसमें यही होगा कि आर्गुमेंट रिकॉग्नाइज करने को कहा जाएगा। तो वो जो बेसिक चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग में समझने की ज़रूरत है कि आर्गुमेंट किसको कहते हैं। आई मीन देयर इज एक तरफ जो है आपके पास कुछ एविडेंसेस होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, दूसरी तरफ आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उसको दोनों को मिला के आर्गुमेंट बनता है। तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन अबाउट दी कि इस आर्गुमेंट का प्रीमाइस क्या है, इसका प्रोपोजिशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका read and identify the arguments set out in the passage, critically analyze patterns of reasoning and assess how conclusions may depend on particular premises or evidence। ये भी हो सकता है कि आपको एक दूसरा जो है कोई प्रोपोजिशन दिया जाए और पूछा जाए कि क्या ये जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है उसको ये प्रोपोजिशन सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है, और उसी से रिलेटेड फिर जो है सवाल पूछा जाएगा कि
कि ये जो फैक्ट प्रेजेंट हुआ है क्या ये जो है इससे आर्गुमेंट से कनेक्टेड है। रीजंस पूछे जा सकते हैं कि क्या ये अगर प्रोपोजिशन है तो ये आर्गुमेंट को वीक करता है या स्ट्रेंथन करता है, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो रीजनिंग प्रेजेंट की गई है उसके। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें से निकलते हैं जो आप जब हम सैम्पल पेपर देखेंगे उससे ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन इसमें भी ज़्यादातर जो है वो या तो कोई मोरल फिलॉसफी से रिलेटेड कोई एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कोई ओपिनियन पीस हो सकता है, कोई जर्नलिस्टिक पीस हो सकता है। तो अगेन रीडिंग हैबिट इंपॉर्टेंट है, और फिर वही टेस्ट होगा कि हमारे अंदर कितना क्रिटिकल रीजनिंग की सलाहियत है, और उसी से फिर जो है सवाल किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और इसमें फिर वही इसमें पैसेज नहीं होंगे बल्कि ये शॉर्ट सेट्स ऑफ फैक्ट्स और प्रोपोजिशन, ग्राफ्स, टेक्सुअल, पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें फिर वही है, फॉर एग्जांपल इंडिया का बजट का ग्राफ दिया जा सकता है, या उसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि इतना परसेंट जो है जो इनकम है उसका जो है एलोकेट किया गया है टू डिफरेंट डोमेन्स। तो फिर उसकी बुनियाद पे कि डिफेंस में इतना, एजुकेशन में इतना, रूरल डेवलपमेंट में इतना, सो मेनी थिंग्स, तो उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और फिर उसकी बुनियाद पे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उसमें पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में और इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में इतने परसेंटेज मार्क्स हैं, और फिर आप उसमें से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वो है बहुत सारे सेट्स हैं जिसमें जो है डेटा सेट्स हो सकते हैं, या केस सेट्स जिसको कहते हैं वो हो सकते हैं, और उसकी बुनियाद पर जो है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है वो टेस्ट होगी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, वही बेसिक वो देखेंगे कि कितना ज़्यादा डेटा एनालिसिस हम कर पाते हैं, और कैलकुलेशंस और अप्रॉक्सीमेशन जो बेसिक 12th के स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है वही टेस्ट किया जाएगा कि कैलकुलेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक या सलाहियत कितनी है, और डेटा एनालिसिस की कितनी सलाहियत है। Require them to derive, infer and manipulate numerical information set out in some passages. Apply various 10th stand mathematical operations. फिर वही है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को पेपर में ये रहता है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इतने हैं और इसको जो है 78% मिला है, और फिर उससे उस तरह से सवाल किया जाता है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम परसेंट नहीं देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नहीं देखते हैं, और उसी को मार्क्स मान लेते हैं जो कि परसेंटेज है। तो इस तरह के कुछ टेक्निक्स हैं जो हमको सीखनी होंगी, जो किसी भी बेसिक क्लैट प्रिपरेशन गाइड में हमको मिल जाएगी। जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं वो सीखनी पड़ती है, और बेसिकली डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। बहुत ज़्यादा मैथ्स, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, बल्कि 10th स्टैंडर्ड तक जितना मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमको पढ़ाया जाता है, फॉर एग्जांपल बेसिक अलजेब्रा, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, इतनी ही चीज़ों को सामने रख करके पेपर बनाया जाता है। नाउ लेट्स कम टू डूज के हम क्या करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स दीज आर वेरी जेनरिक गाइडलाइंस कि क्या करना चाहिए, स्टिल कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, डेली 5 to 6 आवर्स, इट डिपेंड्स, कोई हो सकता है 10 घंटे भी पढ़ता हो, बट मिनिमम 5 आवर्स फॉर क्लैट प्रिपरेशन इज नेसेसरी, क्योंकि कंपटीशन क्लैट भी अब काफ़ी कट थ्रोट हो गया है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स विल अपीयर, और सीट बहुत कम होती है हर स्कूल्स में, अबाउट 100 मैक्स। तो अगर टॉप 5 स्कूल्स कोई टारगेट कर रहा है तो उसको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स में अपडेटेड, अगेन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स का पढ़ना, यू कैन यूज़ ऐप्स लाइक इन शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स ऐप बाई टेक्स्ट बुक, स्टार्ट रिवाइजिंग लास्ट 2 months ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा फोकस होकर के जितनी तैयारी की गई है उसको एक साथ रैप अप करना होता है, उसको रिवाइज करना होता है। मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो जितना पॉसिबल हो मॉक टेस्ट उतना देना चाहिए, उतना अच्छा है, उससे उतनी ज़्यादा पॉलिश होती है हमारी प्रिपरेशन और हम बेटर पोजीशन में होते हैं। इसमें जो अभी पैटर्न देख करके हम लोगों को अंदाज़ा हो गया है वो ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर और ओपिनियन पीसेस जो उसके हैं, ख़ासतौर से जो उसका एडिटोरियल्स है या जो उसका ओपिनियन कॉलम्स हैं, वो सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं।
क्योंकि सवाल बहुत फोकस्ड आएगा, मतलब विच मीन्स कि करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि हम जो है बस क्वेश्चंस उठा उठा के मल्टीपल चॉइसेस को देख करके याद कर लें या उसको पढ़ लें, बल्कि जो भी पढ़ें हम उसको डेप्थ में पढ़ें और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस करें। और ये भी ध्यान रखें कि हो सकता है न्यूज़ इवेंट किसी और कंट्री का हो, बट हमसे सवाल इंडिया के ताल्लुक से भी हो सकता है, उससे रिलेट करते हुए जो कि उससे रेलिवेंट हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड डोंट्स, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा किताब लेने की या बहुत ज़्यादा रिपीट रीडिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा हो, फोकस्ड हो। और इस बार जैसा कि हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस करें कि हमारी क्रिटिकल रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। और किसी भी एग्जाम को लाइट नहीं लें। फॉर एग्जाम्पल, द कॉम्पिटिशन इज रियल, अबाउट 70,000 स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग द क्लैट एंड ओनली 800 ऑफ देम विल इंटर इनटू टॉप 10 in LUs, सो दिस इज द रफ फिगर। और टाइम को देखते हुए तैयारी करें कि 2 hours में हम कितना कर सकते हैं। और इस बार टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा वक्त दे देते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने, उसको समझने, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम को देखते हुए हम प्रिपेयर करें। और वो क्योंकि एक आइडियल सिचुएशन में वो जो क्लैट कहता है कि 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, बट इट डिपेंड्स कि कितना हम प्रिपेयर हैं, कितना हमने प्रैक्टिस की है। हो सकता है कि अगर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो तो 10 मिनट्स 12 मिनट्स लग सकते हैं। और अगर एक सेक्शन में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज के ही सेक्शन में अगर 7 पैसेजेस आ गए और अगर हम 10 मिनट्स ले लेंगे तो 1 hour 10 मिनट्स तो हम सिर्फ इंग्लिश को दे देंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल। सिमिलरली अगर किसी और में ऐसा हो जाए और हम 70 मिनट्स या 60 मिनट्स दे देंगे तो टाइम खत्म और हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। सो फोकस करना होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ये बेहतर हो सकता है। सो टाइम को देखते हुए तैयारी करें। जो वीक एरियाज है उसको अलग से हम मार्क कर लें कि हमारा कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल, किसी का लीगल रीजनिंग कमज़ोर हो सकता है, किसी को लॉजिकल रीजनिंग करने में चैलेंज हो सकता है, किसी के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वीक हो सकती हैं, तो उस पर फिर ज़्यादा फोकस करें। एग्जाम से पहले कोई नया टॉपिक हर एग्जाम के लिए कहा जाता है। पेपर में गेस नहीं करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और थोड़ा स्मार्ट, मतलब देयर आर सम टैक्टिक्स, एग्जामिनेशन टैक्टिक्स जिसको कहते हैं, या ट्रिक्स जिसको कहते हैं, कि यू मस्ट नो कि विच क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू स्किप। बहुत स्ट्रेटेजिकली पेपर को पहले ही अपने दिमाग में हमको फिक्स कर लेना होता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं स्किप करने, कितने क्वेश्चंस हम करेंगे, कितने हम छोड़ेंगे। सो ये सब मॉक कंटिन्यूअस देने से या प्रैक्टिस करने से हमको ये सब स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेजर लॉ स्कूल्स तो ऑफकोर्स जो रैंकिंग हैं और जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म से जो रैंकिंग करती हैं, तो उसमें जो है सबसे टॉप पे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बैंगलोर, देन नालसर ऑफ कोर्स हैदराबाद, फिर वेस्ट बंगाल NUJS, फिर NLIU भोपाल, फिर NLU जोधपुर, गुजरात, रायपुर, लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। सो ये एक रैंकिंग है जो मेन स्ट्रीम जो भी रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो रैंकिंग का काम करते हैं, उनके हिसाब से ये टॉप रैंक स्कूल्स हैं इंडिया के 10। ये तो मालूम है कि पिछले कई साल से ऊपर ये जो टॉप 10 है उसमें टॉप 5 तो हमेशा टॉप 5 में है। सो कोई भी प्रिपेयर कर रहा हो तो उसके सामने ये होना चाहिए कि दीज आर द टॉप स्कूल्स, लॉ स्कूल्स, एंड उसी को टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि कहा गया कि 800 रैंक एंड टॉप 10 NLIUs आर गॉन। सो फोकस ये करना है कि 70,000 स्टूडेंट्स में हम टॉप 800 में रहें ताकि हमें अच्छा लॉ स्कूल मिल जाए, टॉप लॉ स्कूल्स मिल जाएं। बट अपार्ट फ्रॉम 23 NLUs, 50 और भी लॉ स्कूल्स हैं जो क्लैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्लैट का स्कोर अगर अच्छा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, टॉप लॉ स्कूल्स हैं, फिर 23 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, उसके बाद फिर अबाउट 50 अदर लॉ स्कूल्स हैं जो हमारे क्लैट स्कोर्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे पास 50 एंड देन 23 अराउंड 60-70 लॉ स्कूल्स का ऑप्शंस है। उसमें अगर बहुत टॉप में भी देखा जाए तो टॉप 20 तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो एक अच्छा अचीवमेंट होगा हमारा। करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ, ये भी बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यहाँ पे बस बताया है कि लिटिगेशन ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जब भी हम लॉ का सोचते हैं तो लिटिगेशन ही पहला ऑप्शन होता है, बट ऑप्शंस बहुत बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल अब कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं जो डायरेक्ट कैंपस से बच्चों को हायर करते हैं, फिर इन हाउस काउंसिल हैं,
ऑफ नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज। इन हाउस काउंसिल मतलब बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े जो फर्म्स हैं, वो लॉयर अपने पास वहाँ पे रखते हैं फॉर लीगल ओपिनियन, उनके लीगल ओपिनियन के लिए लीगल कंसल्टेंट्स के तौर पे। तो इन हाउस काउंसिल नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, जुडिशरी स्टेट वाइज इंडिया में जो है अलग अलग स्टेट अपने अपने जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो जज जिससे हम बनते हैं, आई मीन जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन से, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो ट्रायल लेवल का कोर्ट है या जो सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें एंट्री होती है एज ए जुडिशियल ऑफिसर, एज ए लॉ ऑफिसर जज बन के। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका भी एग्जाम होता है, हर कोर्ट हर स्टेट अपना लेता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अच्छी जॉब है। एकेडमिक्स, आई मीन लॉ करके आप मास्टर्स करें, मास्टर्स के बाद PhD करें, एंड देन यू गो इनटू टीचिंग या रिसर्च एंड एडवोकेसी। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, एंड देन सिविल सर्विसेज ऑफ कोर्स ओपन फॉर लॉ स्टूडेंट्स एज वेल। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, और आई होप कि ये हेल्पफुल हो उनके लिए जो एस्पायर कर रहे हैं, जो क्लैट को देख रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या लॉ में अपना करियर देख रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही बस इंट्रोडक्टरी एक वीडियो था उनके लिए जो क्लैट को या लॉ को एज ए करियर देखना चाहते हैं। सो टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। On behalf of Shaheen Civil Services Academy, I would like to thank all distinguished speakers who have guided us and motivated us in course of this session. I would also like to thank all our dear and respected viewers for listening to these sessions. We hope that these sessions will be useful for you as you choose and pursue your desired careers. Thanks a lot. अगर आप इस साल क्लास 8th में आ रहे हैं, या क्लास 9th में आ रहे हैं, या क्लास 11th आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम्स में आ रहे हैं, या BA या BSc में एडमिशन ले रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, और आप चाहते हैं कि शाहीन का इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को ज्वाइन करें, तो आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है 6 सितंबर को। हरी अप। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और चाहते हैं कि एक साल UPSC के लिए टारगेटेड तैयारी करें, तो आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है 27 सितंबर को। जल्दी ज्वाइन करें और अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स को अवेल करें। थैंक्स अ लॉट।